साल से रहते हैं? हम लोग यहीं पढ़े, यहीं छात्र संघ अध्यक्ष रहे और यहीं पर जो है समाजवादी पार्टी में काम करते हैं, पद कार्यकर्ता हैं हम लोग। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि अतीक अहमद और अशरफ के आतंक से प्रयागराज और इलाहाबाद कभी मुक्त हो पाएगा, ये कभी आपने सपने में सोचा था? वो तो हो गया। तो आपने सोचा था कभी? नहीं, मुक्त हो गया। किसने किया? और अतीक अहमद और रही बात इनकी जो है, मुक्त हो गया ना? हाँ, मुक्त हो गया। उनके हत्या हो गई, मुक्त हो गया, खत्म कहानी। उसको चैप्टर को क्लोज कर दीजिए। अब बात केवल विकास की करिए। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ उनकी तो हत्या हुई, लेकिन उनका जो आतंक था और इलाहाबाद में प्रयागराज में, वो किसी से छुपा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इलाहाबाद में पहले के मुकाबले आज कैसी है? अतीक अहमद 2 थानों के गुंडा रहे और बहुत बड़े अपराधी भी नहीं था, बहुत बड़ा गुंडा भी नहीं था। जो भी थे उधर रहे, धूमनगंज और करैली, यही 2 थाने के गुंडे हैं। अगर जिन्होंने अपराध किया, जो अपराध करें उनको सरकार सजा दे, वो स्वागत करने योग्य है। मानते हैं कि नहीं कि वो अपराधी थे? नहीं, अपराधी थे। और उनको किस पार्टी ने संसद में भेजा? संसद में किसने भेजा? वो तो समाजवादी से पार्टी से गए थे। रुक जाइए। उसके पहले 2 बार नहीं 4 बार वो एमएलए रहे, 4 बार एमएलए रहे, निर्दलीय एमएलए रहे। अपने से अपना मुकदमा वापस ले लिए। और जो आप अभी भाई साहब कह रहे थे कि 80 के 80 पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, अब वो स्थिति नहीं है। अब सवाल यहाँ पर बेरोजगारी रहेगी, महंगाई रहेगी, विकास रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, शिक्षा रहेगा। इस सवाल पर अब नौजवान मतदान करेगा। वो जाने दीजिए इसके पहले जो वोटिंग हुआ है। नहीं, अब मैं क्या जाने दीजिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं भी 30 साल 35 साल से इस राजनीति को देख रहा हूँ। ये जो तुष्टीकरण, ये जो राजनीति का अपराधीकरण, ये जो गैर जरूरी लोगों को राजनीति में प्रश्रय देने का काम पार्टियों ने किया, खासकर क्षेत्रीय दलों ने उत्तर प्रदेश में, क्या आपको लगता नहीं कि उनकी इन गलतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी आज उस मुकाम पर, उस मजबूती को पाने में कामयाब हुई है? और आपके हर दांव उल्टे पड़ते हैं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर। मैं मानता हूं कि अगर आप गाजीपुर से गाजियाबाद देखें तो अखिलेश यादव की सरकार से ज़्यादा काम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी सरकार का दिखाई नहीं देता, लेकिन दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर में उस सरकार का जो फेल्योर था, और योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर अकेला एक मामला ऐसा सेट कर दिया कि अब उसकी किसी की दाल उसके सामने गली नहीं रही। लोगों को लगता है कि ये क्या चेंज कर दिया। जो ऐसा नहीं भाई साहब, आज भी हत्याएं हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं। अपराध होने से नहीं रोक सकते। और अपराध को संगठित अपराध, माफिया गर्दी। तो माफिया गर्दी तो इसके पहले अखिलेश यादव की सरकार में और मायावती की सरकार में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। नहीं, जो आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं राजीव जी, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तुष्टीकरण सिर्फ मुस्लिम पे भी लागू होता है कि हिंदू पे भी लागू होता है? भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पर हिंदुइज्म तुष्टीकरण कर रही है, जो कि बहुत बड़ा आतंक है, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस पे भी तो आप चर्चा करिए। तुष्टीकरण सिर्फ मुसलमान के लिए थोड़ी होता है, तुष्टीकरण तो हिंदुइज्म पे भी लागू होता है। देखिए, एक बात देखिए, सुनिए, मैं किसी किसी तरफ नहीं रहता मैं, लेकिन आप जो बात करेंगे तो मैं दूसरा पक्ष रखता हूं, क्योंकि यहाँ 307 का चाहे अतीक पर हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी पर हो, चाहे हम पर हो, बराबर का सब पर बनता है। हम मानते हैं जो गलत करे उसको सजा दीजिए। क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ मात्र अतीक अहमद ही एक अपराधी थे? और अपराधियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा? अभी आप कुछ दिन पहले विधान परिषद का चुनाव हुआ, विधान परिषद जो स्थानीय स्तर का चुनाव हुआ, बनारस से विधान परिषद का चुनाव कौन जीता है आपको पता होगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई पटेल प्रत्याशी था, एक विधान परिषद के प्रत्याशी निर्दल हुआ करते थे, जिनका नाम चुलबुल सिंह ब्रजेश सिंह क्या है, उनके ऊपर शायद कोई अपराध नहीं है हमारे समझ से। रुक जा रंजन जी, 200 विपक्ष के 200 अपराधियों ने कल अभी बागपत में सरेंडर किया। 200 अपराधियों ने, कभी ऐसा हुआ है? सुनिए जी सर, जो ये बात कह रहे थे, बनारस जो है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। जी हाँ, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार ब्रजेश सिंह के पारिवारिक सदस्य, उनकी पत्नी,
वहां चुनाव जीत जाती हैं और बीजेपी का जो कैंडिडेट है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हार जाता है, एक। और दूसरा, बीजेपी का कैंडिडेट जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रतापगढ़ में हार जाता है, राजा भैया का जीत जाता है। जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत जाती है, बीजेपी का कैंडिडेट हार जाता है। विनीत सिंह की पत्नी चुनाव जीत जाती है, बीजेपी का कैंडिडेट हार जाता है। बाकी एक ही, मैं ये भी कह रहा हूं, एक ही जाति के लोगों का इनके सारे कैंडिडेट जीत रहे हैं, बीजेपी की सरकार होते हुए बीजेपी वहां हार रही है और बाकी जगह में सब निर्विरोध हो रही है। जनता सरोपर है, जनता आगे, जनता जिसको जिताना चाहेगी वो जीतेगा। ये तो जनता के ऊपर है सर, जनता जिसको जिताना चाहेगी। नहीं 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 नहीं, वोट देने वाले कौन हैं? वो जनप्रतिनिधि होते हैं ना, वो भी जनता के लोग हैं। जनप्रतिनिधि कोई बाहर के थोड़ी हैं, वो भी जनता से ही आते हैं। हाँ, एक करेक्शन और कर लीजिए। आजमगढ़ में भी एमएलसी का चुनाव हुआ था, वहां निर्दल प्रत्याशी यशवंत सिंह के बेटे जीत गए थे, रमाकांत रिंकू सिंह, और रमाकांत के बेटे हार गए, अरुण यादव को, जो अरुण यादव को भारतीय जनता पार्टी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया था, वो चुनाव हार गए थे। बनारस आप बता ही रहे हैं, विनीत सिंह का आप बता ही रहे हैं, धनंजय सिंह का पंचायत वाला आप बता ही रहे हैं। ये जाति विशेष के लोग हैं और सब माफिया हैं। मैं मान लीजिए आजमगढ़ की बात मैं नहीं करता, यशवंत सिंह को मैं व्यक्तिगत जानता हूं, वो माफिया नहीं है, लेकिन वो जाति विशेष का टैग उनके ऊपर भी लगा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके ऊपर आशीर्वाद था भी कि अपने अधिकृत कैंडिडेट को हरा देते हैं और अपने जाति विशेष के कैंडिडेट को जिता देते हैं। उनके ऊपर जातिवाद का आरोप नहीं लगेगा। अच्छा ठीक, आपको ये मालूम है कि जसवंत सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए पार्टी से उसी समय निष्कासित कर दिया गया और नहीं, अभी तक नहीं लिया गया। आपको नहीं मालूम है कि उनके और उनके बेटे को अभी तक लिया नहीं गया और वो उनका जो एमएलसी का कार्यकाल है वो अगले साल खत्म भी हो रहा है और हो गए इतने दिन, बीजेपी ने उनको वापस नहीं लिया। मैं खाली फैक्ट रखना चाहता हूँ। और जहाँ तक आपने कहा कि मुसलमान या केवल एक धर्म विशेष के लोगों का एनकाउंटर या उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आप बताइए जीवा माहेश्वरी का भी हुआ, हालांकि उनकी हत्या हुई है, और भी एनकाउंटर्स बड़े बड़े ऐसे अपराधियों, विकास दुबे, अनिल दुजाना, तमाम ऐसे नाम है। लेकिन आप भी जब चश्मा लगा लेते हैं तो कुछ नाम याद आते हैं, कुछ नाम छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ वाले भी जब चश्मा लगा लेते हैं, एक तरफ का नाम छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ का लेते हैं। मैं तो फैक्ट के आधार पे दोनों तरफों की बात कर रहा हूँ। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि इंडिया गठबंधन की ये जो बैठक हो रही है उसमें अगर आप भी दोनों की तरह अखिलेश और कांग्रेस वाले किए तो नमस्ते इंडिया है। स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती है। स्वस्थ लोकतंत्र में हमेशा अपने हक के लिए लड़ा जाता है, लेकिन भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत की अस्मिता बचाने के लिए हम और ये और सारे लोगों को एक हो जाना चाहिए। यही स्वस्थ लोकतंत्र। अभी आपने यशवंत सिंह का उदाहरण दिया, बहुत अच्छा है। जब अखिलेश यादव चुनाव में आए, पार्टी के संगठन को संभाला, पार्लियामेंट का टिकट दिया जा रहा था, अखिलेश यादव ने अतीक अहमद को टिकट नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। डीपी यादव को टिकट नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। सत्ता में आए तो विरोध तो उन्होंने चालू किया था। और जो आप बुलडोजर की आज बात करते हैं, बुलडोजर योगी नहीं लाए थे, बुलडोजर अखिलेश यादव लाए थे, सीतापुर एमएलए का घर गिरा के। शुरुआत वहां से हुई थी। और अच्छी चीज है बुलडोजर। नहीं, अब आप अच्छे मानते हो, अरे आप ही कह रहे हो शुरुआत किया। हम बता रहे हैं आपको कि शुरुआत अपराधियों को अखिलेश यादव ने खत्म किया। आप टैग लगा दिए हैं अतीक अहमद। अतीक अहमद उनके दल में नहीं था, ना उन्होंने टिकट दिया जब अखिलेश यादव का उदय हुआ। सुनिए, एक बात मैं बता दूं, अतीक अहमद को टिकट अखिलेश ने नहीं दिया। शिवपाल यादव और दूसरे लोगों के दबाव के बावजूद मुख्तार अंसारी फैमिली को नहीं आने दिया। ये सब फैक्ट है और मैं मानता हूं। लेकिन सवाल ये है कि इन्हीं लोगों को माननीय सांसद, माननीय विधायक और जिन्हें खाकी से डरना चाहिए था, उन्हें खादी पहनाने में भी जिन पार्टियों ने योगदान दिया, अब वही उसका मुझे लग रहा है कि सजा भुगत रही है। बहरहाल इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है और एक नए कोशिश के तहत 2024 की अपनी रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दल तैयार हो रहे हैं। जमीन पर क्या उसका असर होगा ये समय समय पर मैं आपको बताते रहूँगा। आज इलाहाबाद के प्रयागराज के कॉफ़ी हाउस से बस इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 प्रयागराज।